अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू एपिसोड 27 ऑफ कानूनदान्स वीकली केस लॉ बुलेटिन। हर हफ्ते की तरह इस एपिसोड में भी हम लास्ट वीक में रिपोर्ट की गई मेजर जजमेंट्स को आप तक पहुंचाएंगे और उनमें रेज किए गए मेन पॉइंट्स को एनालाइज करेंगे। तो आइए लेट्स बिगिन विद द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान शराफत खान वर्सेस द स्टेट क्रिमिनल अपील नंबर 241 ऑफ 2020। ये केस सुप्रीम कोर्ट के सामने एक क्रिमिनल अपील के तौर पर पेश किया गया। इस केस के फैक्ट्स पर अपेलेंट को कंट्रोल ऑफ नारकोटिक सब्सटेंसेस एक्ट 1997 के सेक्शन 9C के नीचे मुबैना तौर पर ऑफेंस कमिट करने के लिए कन्विक्ट और सेंटेंस किया गया। अपेलेंट ने इस जजमेंट को हाई कोर्ट में भी चैलेंज किया, लेकिन हाई कोर्ट ने इसे अपहोल्ड किया। इस केस में कोर्ट के सामने एक ही मेन इशू था, वो ये कि क्या अगर CNS एक्ट के तहत ड्रग्स का सैंपल लिया जा रहा हो तो क्या इस सैंपल को अक्यूज्ड से रिकवर किए गए हर अलहदा और अलग यूनिट से सेपरेटली निकालना चाहिए। इस अपील को डिसमिस करते हुए कोर्ट ने कहा कि CNS एक्ट 1997 के सेक्शन 36 के तहत नारकोटिक ड्रग के सैंपल को टेस्ट और एनालिसिस के लिए गवर्नमेंट एनालिस्ट को सबमिट करना होगा। साथ साथ कंट्रोल ऑफ नारकोटिक सब्सटेंसेस गवर्नमेंट एनालिस्ट रूल्स 2001 के रूल 4 के तहत नारकोटिक ड्रग से एक रीजनेबल क्वांटिटी ऑफ सैंपल को निकालकर टेस्टिंग लेबोरेटरी तक भिजवाना चाहिए। अमीर ज़ेब केस या फिर PLD 2012 SC 380 के मुताबिक रिप्रेजेंटेटिव सैंपल को बरामद होने वाले हर पैकेट, स्लैब या केक से अलग अलग लेना होता है। लिहाजा टेस्टिंग के लिए जो सैंपल भेजा जाता है उसे मुबैना ड्रग्स के हर इंडिपेंडेंट और अलहदा पैकेट के यूनिट से अलग अलग लेना चाहिए। किसी भी अलहदा यूनिट या पैकेट को ये कहकर एनालिसिस से बाहर नहीं छोड़ा जा सकता कि इससे मिलते जुलते दूसरे पैकेट से सैंपल निकाल लिया गया है। ऐसी कोई भी अजम्पशन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 10A के तहत अक्यूज्ड की राइट टू फेयर ट्रायल और ड्यू प्रोसेस को वायलेट करेगी और इंसाफ करने में मसला पेश करेगी। इस केस में ऑफिशियल इदारों ने बिल्कुल सही तरीके से सैंपल्स कलेक्ट किए, जिसकी वजह से ये अपील डिसमिस कर दी गई। शौकत हुसैन अगेंस्ट द स्टेट। अपेलेंट ने एक होमिसाइड के केस में गिल्टी वर्डिक्ट रिसीव किया, जो कि हाई कोर्ट ने मेंटेन किया। अब सुप्रीम कोर्ट के सामने सवाल ये था कि डोमेस्टिक वायलेंस के इंसिडेंट्स में ओनर्स टू एक्सप्लेन लाइज किस पे है, और दूसरा ये कि अगर विटनेसेस जो सीन पे प्रेजेंट थी उन्होंने डिसीज को रेस्क्यू करने के लिए इंटरवीन नहीं किया तो क्या होगा। जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जस्टिस मजहर आलम खान मियाँ खेल और जस्टिस काजी मोहम्मद अमीन अहमद ने पहले सवाल पे कहा कि डोमेस्टिक वायलेंस के इंसिडेंट्स में बिलखसूस एक वाइफ की अपने हस्बैंड के घर में होमिसाइडल डेथ के केस में हस्बैंड पर एक हैवी ओनस डाला जाता है कि वो सेटिस्फैक्टोरीली एक्सप्लेन करे सारी सर्कमस्टांसेस जो ट्रेजेडी को लीड की, और दूसरा ये कि अगर विटनेसेस जो सीन पे प्रेजेंट थी उन्होंने डिसीज को रेस्क्यू करने के लिए इंटरवीन नहीं किया तो इससे प्रोसिक्यूशन की स्टोरी पे डाउट क्रिएट होगा। लाहौर हाई कोर्ट नज़ीर अहमद अफजल वर्सेस द स्टेट। इस केस के फैक्ट्स पर अपेलेंट को सीनियर स्पेशल जज एंटी करप्शन ने PPC के सेक्शंस 409, 468, 471, 420 और 109 को PCA के सेक्शंस 5 सबसेक्शन 247 के साथ पढ़ते हुए कन्विक्ट किया और उन्हें 5 साल की इंप्रिजनमेंट और 10 लाख रुपए जुर्माना सजा के तौर पर सुनाया। लाहौर हाई कोर्ट के सामने इस क्रिमिनल अपील में अपेलेंट ने अपनी इसी कन्विक्शन को चैलेंज किया था। इस केस में कोर्ट के सामने मेन इशू ये था कि PPC के सेक्शन 409 के नीचे कन्विक्शन की क्या रिक्वायरमेंट्स है। अपेलेंट को अक्विट करते हुए कोर्ट ने कहा कि PPC के सेक्शन 409 के नीचे कन्विक्ट करने से पहले 3 कंडीशन सेटिस्फाई करना लाजमी है। पहला तो प्रोसिक्यूशन को ये प्रूव करना होगा कि अक्यूज्ड दरअसल एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे। सेकेंडली, उन्हें ये शो करना होगा कि अक्यूज्ड को गवर्नमेंट एम्प्लॉय की हैसियत में किसी प्रॉपर्टी के साथ इंट्रस्ट किया गया था या उन्हें अमानत के तौर पर दी गई थी। तीसरा, प्रोसिक्यूशन को ये प्रूव करना होगा कि मिस अप्रोप्रिएट की गई प्रॉपर्टीज या आर्टिकल्स की वैल्यू क्या थी। राना ताहिर हसन खान अगेंस्ट कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी एंड अदर्स। पिटिशनर कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी का एम्प्लॉय था जो प्रोसीड हुआ डिपार्टमेंटली फॉर कमिटिंग मिसकॉन्डक्ट। इंक्वायरी कमेटी ने पिटिशनर को एग्जॉनरेट किया सारे चार्जेस से, लेकिन कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने डायरेक्ट किया कि डी नोवो इंक्वायरी होल्ड हो। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी एम्प्लॉय सर्विस रेगुलेशंस 1992 में कोई ऐसी प्रोविजन नहीं एग्जिस्ट करती थी जो अथॉरिटी को एम्पावर करती हो टू ऑर्डर अ डी नोवो इंक्वायरी उन ऑफिसर्स के खिलाफ जो कि ऑलरेडी एग्जॉनरेट हो चुके हैं। ऐसे ऑर्डर्स जनरल क्लॉजेस एक्ट 1984 के सेक्शन 24A की वायलेशन में हैं और सस्टेन नहीं हो सकते। लिहाजा हाई कोर्ट ने वो ऑर्डर सेट असाइड कर दिया जो पिटिशनर के खिलाफ डी नोवो इंक्वायरी कंडक्ट करवा रहा था
और कॉन्स्टिट्यूशनल पिटिशन अलाउ हो गई। PLD 2022 सिंध 155 रमेश कुमार वर्सेस द स्टेट। ये केस सिंध हाई कोर्ट के सामने एक क्रिमिनल अक्विटल अपील के तौर पर पेश किया गया। इस केस में रिस्पोंडेंट नंबर 2 को CRPC के सेक्शन 265K के तहत अक्विट कर दिया गया, जिसके खिलाफ अपेलेंट ने ये अपील स्टार्ट की। इस केस में कोर्ट के सामने 2 मेन इश्यूज थे। पहला इशू ये था कि सेक्शन 265K के नीचे एक्विटल ऑर्डर पास करने के क्या कंडीशंस थे। दूसरा ये कि अपील अगेंस्ट एक्विटल और अपील अगेंस्ट कन्विक्शन में क्या फर्क है। पहले इशू पर कोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट के पास सेक्शन 265 के नीचे ये इख्तियार है कि वो अक्यूज्ड को ट्रायल की किसी भी स्टेज पर एक्विट कर दे। अलबत्ता इस पावर को एक्सरसाइज करने के लिए कुछ प्रीरेक्विजिट्स है। इनमें शामिल है कि कोर्ट प्रोसिक्यूशन और अक्यूज्ड दोनों को सुने, एक्विट करने के रीजंस रिकॉर्ड करे और ये कंक्लूड करे कि अक्यूज्ड के कन्विक्ट होने के कोई चांसेस नहीं थे। सेक्शन 265K की पावर्स एक्सरसाइज करने के लिए लाजमी नहीं कि अक्यूज्ड कोई एप्लीकेशन फाइल करे और कोर्ट ये पावर खुद से ही एक्सरसाइज कर सकता है। दूसरे इशू पर कोर्ट ने कहा कि अपील अगेंस्ट एक्विटल और अपील अगेंस्ट कन्विक्शन के मुख्तलिफ फीचर्स होते हैं। अपील अगेंस्ट एक्विटल के साथ एक डबल प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस अटैच्ड होती है। ऐसे ऑर्डर के साथ सिर्फ तब इंटरफेयर किया जा सकता है जब ये परवर्स, कैप्रिशियस या आर्बिट्ररी हो या फिर मिस रीडिंग या नॉन रीडिंग ऑफ एविडेंस पे बेस्ड हो, जिसकी वजह से मिस कैरेज ऑफ जस्टिस हो रहा हो। जब तक ऑर्डर ऑफ एक्विटल को परवर्स या इम्प्रॉपर ना कहा जाए तो इसके साथ किसी किस्म की इंटरफेरेंस नहीं हो सकती। क्योंकि ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर में ऐसी कोई इन्फॉर्मिटी या कमी नहीं थी, इसके साथ इंटरफेयर नहीं किया जा सकता था। कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू अगेंस्ट निशात चूनिया पावर लिमिटेड। सेक्शन 47 के अंडर ये रेफरेंस एप्लीकेशन एपेलेट ट्रिब्यूनल इनलैंड रेवेन्यू लाहौर बेंच के ऑर्डर के अगेंस्ट फाइल हुई है। अब अदालत के सामने सवाल ये था कि रूल 13 सबसेक्शन 3 ऑफ द सेल्स टैक्स स्पेशल प्रोसीजर रूल्स 2007 के अंडर कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या है। जस्टिस शाहिद जमील खान और जस्टिस आसिम हफीज़ ने कहा कि रूल 13(3) की इंटरप्रिटेशन काफ़ी सिंपल है। वो ये कि वैल्यू ऑफ सप्लाई वो रिकवर्ड अमाउंट है बाय द इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर अगेंस्ट सप्लाई ऑफ EPP। रूल 13(3) ये भी रिटरेट करता है कि कोई भी अमाउंट इन एक्सेस ऑफ EPP सप्लाई वैल्यू ऑफ सप्लाई का कॉम्पोनेंट नहीं होगी। लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद रियाज वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। इस केस डायरी में पिटिशनर के केस पर बहुत सी ऑब्जेक्शंस रेज की गई। इस केस के फैक्ट्स पर पिटिशनर के केस पर यह ऑब्जेक्शन लगाई गई थी कि पिटिशनर के काउंसिल के पास जो पावर ऑफ अटॉर्नी थी वो पाकिस्तान एम्बेसी की जानिब से अटेस्ट ना होने की वजह से वैलिड नहीं थी। इस केस में कोर्ट के सामने एक मेन इशू था, वो ये कि अगर किसी बाहर के मुल्क में पावर ऑफ अटॉर्नी एग्जीक्यूट की जाए और इसे हाई कमीशन ऑफ पाकिस्तान से ऑथेंटिकेट ना करवाया जाए तो क्या इसके साथ कानून शहादत ऑर्डर 1984 के आर्टिकल 95 की वजह से लगने वाली प्रिजम्पशन अटैच होगी। इस ऑब्जेक्शन को सस्टेन करते हुए कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 95 के तहत पावर ऑफ अटॉर्नी ऑथेंटिकेट करवाना महज पावर ऑफ अटॉर्नी अटेस्ट करवाना नहीं है। दरअसल इस ऑथेंटिकेशन का मतलब था कि जो शख्स इस पावर ऑफ अटॉर्नी को ऑथेंटिकेट कर रहा है वो अपने आप को पावर ऑफ अटॉर्नी एग्जीक्यूट करने वाले शख्स की आइडेंटिटी और उसे दिए गए इख्तियारात को ऑथेंटिकेट कर रहा है। अगर पिटिशनर की काउंसिल की फेवर में एग्जीक्यूट किए गए वकालतनामे या फिर पावर ऑफ अटॉर्नी पर नोटरी पब्लिक ने यह ना लिखा हो कि काउंसिल को ये इजाजत है कि वो इस कोर्ट के सामने उन्हें रिप्रेजेंट करे, तो ये आर्टिकल 95 के नीचे दिए गए टेस्ट को सेटिस्फाई नहीं करेगी। इसी वजह से मुल्क से बाहर एग्जीक्यूट की गई पावर ऑफ अटॉर्नी हाई कमीशन ऑफ पाकिस्तान से ऑथेंटिकेशन के बगैर आर्टिकल 95 की प्रिजम्पशन अट्रैक्ट नहीं करेगी। जावेद इकबाल and 5 others against government of Khyber Pakhtunkhwa through secretary local government Peshawar and 4 others। इस केस में पिटिशनर्स का क्लेम था कि वो शॉप्स इन क्वेश्चन के टेनेंट्स थे और ये कि डिफेंडेंट्स के पास कोई इख्तियार नहीं था कि वो उन्हें डिस्पोजेस करें। निचले दोनों कोर्ट्स ने डिफेंडेंट्स के खिलाफ इंटरिम इंजंक्शन ग्रांट करने से इनकार कर दिया। जस्टिस मोहम्मद नईम अनवर ने कहा कि टेम्पररी इंजंक्शन ग्रांट करने के लिए पिटिशनर्स के लिए एक सिन क्वा नॉन थी कि उनका बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस के मुतालिक ऑन रिकॉर्ड कोई प्राइमा फिशाई केस हो और इररेपरेबल लॉस हो विद को एग्जिस्टेंस ऑफ दीज इंग्रेडिएंट्स इन देयर फेवर। जो मैलाफाइड रिस्पोंडेंट्स को एट्रीब्यूट हुआ है वो एविडेंस रिक्वायर करता है। पिटिशनर्स 30 साल से ज़ायद डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी की पोजेशन में थे जो बिल्डिंग की डिलैपिडेटेड कंडीशन को सिग्निफाई करती थी और इसी से हम इस कंक्लूजन पे आए कि बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस और इररिपेरेबल लॉस रिस्पोंडेंट्स के फेवर में टिल्ट कर रहा था, लिहाजा रिविजन डिसमिस हो गई। PLD 2022 सिंध 151 अनीस वर्सेस प्रोविंस ऑफ सिंध। ये केस सिंध हाई कोर्ट के सामने एक कॉन्स्टिट्यूशनल पिटिशन के तौर पर पेश किया गया। इस केस के फैक्ट्स पर पिटिशनर जब मुल्क से बाहर थे तो उन्हें उनकी एल्बो पर एक इंजरी हुई। इससे रिकवर करने के लिए उन्हें माइनर ऑपरेशन रिकमेंड किया गया जो कि रिस्पोंडेंट नंबर 7 ने कंडक्ट किया। अलबत्ता
ऑपरेशन और फिजियोथेरेपी के बावजूद भी पिटिशनर को कोई खास फर्क नहीं पड़ा और उन्होंने और डॉक्टर से सेकंड ओपिनियन लिया और उन्हें पता चला कि रिस्पोंडेंट नंबर 7 ने उनका इलाज सही तरीके से नहीं किया। इस सिलसिले में पिटिशनर ने मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल से भी रुजू किया। पिटिशनर के मुताबिक रिस्पोंडेंट नंबर 7 एक जनरल फिजिशियन थे और वो अपने आप को ऑर्थोपीडिक सर्जन कहकर लोगों की सेहत के साथ खेल रहे थे। इसके अलावा उन्होंने बाकी ऑफिशियल अथॉरिटी से रिक्वेस्ट की कि वो एक कमीशन बनाए जो कि रिस्पोंडेंट नंबर 7 की डिग्रीज एग्जामिन करे और उनके खिलाफ एक्शन ले। इस केस में कोर्ट के सामने मेन इशू ये था कि क्या वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पिटिशन के जरिए रिस्पोंडेंट्स को ये डायरेक्ट कर सकते थे कि वो एक स्पेशल मेडिकल बोर्ड तश्कील दे जो कि पिटिशनर की डिग्री को एग्जामिन करेगा। इस पिटिशन को डिसमिस करते हुए कोर्ट ने कहा कि इस केस की कंट्रोवर्सी एक कॉन्स्टिट्यूशनल पिटिशन के थ्रू रिजॉल्व नहीं हो सकती। इसकी वजह ये थी कि पाकिस्तान मेडिकल कमीशन एक्ट 2020, सिंध हेल्थ केयर कमीशन एक्ट 2013 और इसके तहत फ्रेम किए गए 2017 के रूल्स पिटिशनर को एक एडिक्वेट रेमेडी प्रोवाइड करते थे। पाकिस्तान मेडिकल कमीशन एक्ट 2020 के नीचे उन लोगों के लिए पनिशमेंट्स थी जो कि डिग्री के बगैर डॉक्टर के तौर पर रजिस्टर होते थे या फिर रजिस्टर होने के बगैर अपने नाम के साथ लफ्ज डॉक्टर इस्तेमाल कर रहे थे। सिंध हेल्थ केयर कमीशन एक्ट 2013 भी कमीशन को अलाउ करता था कि वो मैल प्रैक्टिस या मैल एडमिनिस्ट्रेशन पर इन्वेस्टिगेशन करे और किसी का लाइसेंस रिवोक करे। इसीलिए पिटिशनर की रेमेडी एक कॉन्स्टिट्यूशनल पिटिशन में लाई नहीं करती थी। सईद अहमद एक्सेट्रा अगेंस्ट मोहम्मद नईम एक्सेट्रा, ये सिविल डिवीजन एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज और सिविल जज की जजमेंट के खिलाफ फाइल हुई है, जिनके तहत सूट फॉर डिक्लेरेशन, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस और परमानेंट इंजंक्शन डिसमिस हो गया था। अब अदालत के सामने दो सवाल थे। पहला ये कि ओरल एग्रीमेंट में बेनिफिशियरी ऑफ ट्रांजैक्शन ने प्लेंट में किस किस्म की डिटेल्स मेंशन करनी है, और दूसरा ये कि जो फैक्ट प्लेंट में नहीं मेंशन्ड क्या वो ओरल या डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के जरिए ऑन रिकॉर्ड लाया जा सकता है। जस्टिस मोहम्मद शानगुल ने पहले सवाल पे कहा कि जो प्लेंट एक ओरल कॉन्डक्ट की इन्फोर्समेंट सीक कर रही होगी उसमें सेल कंसिडरेशन की डिटेल्स, ओरल सेल ऑफ द सूट प्रॉपर्टी एग्जीक्यूट कैसे हुई थी, किस वक्त और जगह हुई थी, और उधर मौजूद विटनेसेस, ये सब कुछ होना ज़रूरी है। दूसरे सवाल पे उन्होंने कहा कि जो फैक्ट्स प्लेंट में एजिटेट नहीं हुए वो एविडेंस में नहीं लाए जा सकते, और अगर लाए भी जाएं तो कोर्ट्स उस पर रिलाई करने को बाउंड नहीं। और इसके साथ आज का बुलेटिन यहीं ख़त्म होता है। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते कुछ नए केसेस के साथ।